नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बायोलॉजी की क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं श्वसन, जो कि जैव प्रक्रम के चैप्टर में आता है, अध्याय में आता है। श्वसन को हम पूरा इस टॉपिक को पूरा पढ़ेंगे, समय के साथ पढ़ेंगे। कल्पना कीजिए कि मैं आपसे कहूँ आप बिना खाना खाए 2 दिन तक रह सकते हैं, बिना पानी के भी कुछ समय तक रह सकते हैं, लेकिन बिना सांस लिए सिर्फ 2-3 मिनट ही रह सकते हैं। ऐसा क्यों है? आज हम कक्षा 10 NCERT ISM बोर्ड की सबसे महत्वपूर्ण विषय श्वसन को बिल्कुल आसान और मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये श्वसन आपको चित्र दिख रहा होगा। मम्मी कहती है दिन भर मोबाइल छोड़कर थोड़ा बाहर भी घूम लिया करो। मम्मी कहती है दिन भर मोबाइल छोड़ के थोड़ा बाहर भी घूम लिया करो। पता है क्यों? क्योंकि बाहर की ताज़ी हवा आपके फेफड़ों को बहुत पसंद है। जो पसंद होती है वो चीज़ तो चाहिए ना इसको, शरीर को, हमारे को। तो आप पढ़ते हैं हम श्वसन को। पिछले अनुभाग में हम जीवों में पोषण पर चर्चा कर चुके हैं। जिन खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण पोषण प्रक्रम के लिए होता है, कोशिका उनका उपयोग विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए करती है। वे जीव इसे विभिन्न विधियों द्वारा करते हैं। कुछ जीव ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड जल में विखंडित करने के लिए करते हैं, जबकि कुछ अन्य जीव दूसरे पद का उपयोग करते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होता। इन सभी अवस्थाओं में पहला चरण ग्लूकोज है। एक 6 कार्बन वाले अणु का 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट विखंडन, यह प्रक्रम कोशिका द्रव में होता है। इसके पश्चात पाइरूवेट इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो सकता है। यह प्रक्रम किण्वन के ईस्ट में होता है, क्योंकि यह प्रक्रम वायु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। पाइरूवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह प्रक्रम 3 कार्बन वाले पाइरूवेट के अणु को विखंडित करके 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु देता है। दूसरा उत्पाद जल है, क्योंकि यह प्रक्रम वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यह वायवीय श्वसन कहलाता है। वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचित अवायवीय श्वसन की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। कभी कभी जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव होता है, पाइरूवेट के विखंडन के लिए दूसरा पद अपनाया जाता है। यह पाइरूवेट एक अन्य 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अचानक किसी क्रिया के होने से हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना क्रैम्प का कारण हो सकता है। जैसे ग्लूकोज है 6 कार्बन अणु वाला, कोशिका द्रव में 3 वायु में अणु प्लस ऊर्जा पाइरूवेट का निर्माण होता है। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, इसमें इथेनॉल बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ऊर्जा बनेगी 2 कार्बन अणु वाली, है ना। ऑक्सीजन का अभाव है, ये अनुपस्थिति यहाँ ही बनेगा इथेनॉल वगैरह। अभाव में लैक्टिक अम्ल बनेगा, ऊर्जा बनेगी। अनुपस्थित होगी तो इथेनॉल बनेगा, जैसे इसमें होता है। ऑक्सीजन का अभाव होगा, ऑक्सीजन कम पहुँचेगी हमारी पेशी कोशिकाओं में, तो लैक्टिक अम्ल बनता है, ऊर्जा बनती है 3 कार्बन परमाणु की। ऑक्सीजन की उपस्थिति है, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। माइटोकॉन्ड्रिया में जल और ऊर्जा बनती है। ईस्ट का बताया। ऑक्सीजन का हमारे मांसपेशियों में, कोशिकाओं में जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो लैक्टिक अम्ल बनता है, तो दर्द होता है, हमें थकान होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है
तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जो बाहर निकलती है जल ऊर्जा बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है ये। कोशिका श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल ही एटीपी नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त होती है, जो कोशिका की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन के लिए प्रयुक्त होता है। एटीपी के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है, जो कोशिका के अंदर होने वाली अंतरोष्मी एंडोथर्मिक क्रियाओं का परिचालन करती है। एटीपी अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए एटीपी ऊर्जा मुद्रा है। श्वसन प्रक्रम में मोचित ऊर्जा का उपयोग एडीपी तथा अकार्बनिक फॉस्फेट से एटीपी अणु बनाने में किया जाता है। एडीपी प्लस फॉस्फेट ऊर्जा से एडीपी बनेगा, प्लस पी कोष्ठक में एटीपी बन रहा है इससे। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए एटीपी ऊर्जा मुद्रा है। श्वसन प्रक्रम में मोचित ऊर्जा का उपयोग एडीपी तथा अकार्बनिक फॉस्फेट से एटीपी अणु का बनाने में किया जाता है। एडीपी और पी मिलके एटीपी बनाते हैं। क्योंकि देखो अंतरोष्मी प्रक्रम कोशिका के अंदर एटीपी का उपयोग क्रियाओं के परिचालन में करते हैं। अंतर प्रक्रम कोशिका के अंदर तब इस एटीपी का उपयोग क्रियाओं के परिचालन में करते हैं। जल का उपयोग करने के बाद एटीपी में जब अंतस्थ फॉस्फेट संलग्नता खंडित होती है तो 35.5 किलोजूल पर मोल की तुल्य ऊर्जा मोचित होती है। सोचिए कैसे एक बैटरी विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। ये आंतरिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा इस प्रकार के अन्य उपयोग में लाई जाती है। इस तरह कोशिका में एटीपी का उपयोग पेशियों के सिकुड़ने, प्रोटीन संश्लेषण, तांत्रिक आवेग का संचारण आदि अनेक क्रियाओं के लिए किया जाता है। क्योंकि वायवीय श्वसन पथ ऑक्सीजन पर निर्भर करता है, अतः वायवीय जीवों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है। हम देख चुके हैं कि पौधे गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा करते हैं और अंतरकोश की अवकाश सुनिश्चित करते हैं कि सभी कोशिकीय वायु में संपर्क में हैं। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान मिश्रण द्वारा होता है। ये कोशिकाओं में या दूसरे दूर बाहर में वायु में जा सकती है। मिश्रण की दिशा पर्यावरणीय अवस्थाओं तथा पौधे की अवस्था पर निर्भर करती है। रात्रि में जब कोई प्रकाश मिश्रण क्रिया नहीं हो रही, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ही मुख्य आदान प्रदान क्रिया है। दिन में श्वसन के दौरान निकली CO2 प्रकाश मिश्रण में प्रयुक्त हो जाती है, अतः कोई CO2 नहीं निकलती। उस समय ऑक्सीजन का निकलना मुख्य घटना है। जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने और उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए विभिन्न प्रकार के अंगों का विकास हुआ है। स्थलीय जंतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु जो जल में रहते हैं उन्हें जल में विलीय ऑक्सीजन ही उपयोग करने की आवश्यकता है। जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलीय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में विलीय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है। इसलिए जलीय जीवों की श्वास दर स्थिर जल जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है। मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है तब बलपूर्वक इसे फ्लोम तक पहुंचाती है। यहाँ विलीय ऑक्सीजन रुधिर ले लेता है। इससे जीव श्वसन के लिए वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। विभिन्न जीवों में यह ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों द्वारा अवशोषित की जाती है। इन सभी अंगों में एक रचना होती है जो उस सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती है जो ऑक्सीजन बाहुल्य वायुमंडल के संपर्क में रहता है।
क्योंकि ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय इस तरह सतह के आर पार होती है, अतः यह सतह बहुत पतली तथा मुलायम होती है। इस सतह की रक्षा के उद्देश्य से यह शरीर के अंदर अवस्थित, अतः इस क्षेत्र में वायु आने के लिए कोई रास्ता नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यहाँ ऑक्सीजन अवशोषित होती है। उस क्षेत्र में वायु अंदर बाहर होने की एक क्रिया विधि होती है। तंबाकू का सीधे उपयोग सिगार, सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, गुटखा आदि के रूप में किसी भी उत्पाद का उपयोग हानिकारक है। तंबाकू का उपयोग आमतौर पर जीभ, फेफड़ों, दिल और यकृत को प्रभावित करता है। धुआं रहित तंबाकू भी दिल के दौरे, स्ट्रोक, फुफ्फुसीय बीमारी और कैंसर के अन्य रूपों के लिए एक मुख्य कारक है। भारत में गुटखा सेवन के मुख्य के कैंसर की घटनाएं बढ़ रही हैं। स्वस्थ रहे, तंबाकू से बने उत्पाद को ना कहें। मनुष्य में चित्र 5.9 वायु के अंदर नसा द्वारा जाती है। वायु शरीर के नसा द्वारा जाती है। नसादारा ये नाक का जो आपके आगे नसली आगे होती है ना, नाक, ये इससे ये नसादारा ये इससे कहते हैं, यहाँ से हम सांस लेते हैं बाहर से। नसादारा द्वारा जाने वाली वायु मार्ग में उपस्थित महीन बालों द्वारा निस्पंदित हो जाती है। शरीर में जाने वाली वायु धूल तथा दूसरी अशुद्धियाँ रहित होती हैं। इस मार्ग में श्लेष्मा की परत होती है जो इस प्रक्रिया में सहायक होती है। यहाँ से वायु कंठ द्वारा फुफ्फुस में प्रवाहित होती है। कंठ में उपास्थि के बल उपस्थित होते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग में निपतित ना हो। देखो ये नसाद्वार है, ये मुखगुहा है। हम नसा से सांस लेते हैं या महीन बाल होते हैं जो इसे निस्पंदित करते हैं। फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में वाहित हो जाता है, जो अंत में गुब्बार जैसी रचना में अंतर्गत हो जाता है। इसे कूपिका कहते हैं। अगर फेफड़े बोल पाते तो कहते भाई धूम्रपान मत करो, हमें भी थोड़ी इज्जत दे दो। और एलुलाई फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में वाहित हो जाता है, जो अंत में गुब्बार जैसी रचना में अंतर्गत हो जाता है। इसे कूपिका कहते हैं। कूपिका एक सतह उपलब्ध कराती है, इसे गैसों का विनिमय हो सकता है। कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का मिश्रण जाल होता है, जैसे हम प्रारंभिक वर्षों में देख चुके हैं। जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो हमारी पसलियाँ ऊपर उठती हैं और हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पचुइका बड़ी हो जाती, इस कारण वायु फुफ्फुस के अंदर चूस ली जाती है, विस्तृत कूपिकाओं को भर लेती है। रुधिर शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कूपिकाओं में छोड़ने के लिए जाता है। कूपिका रुधिर वाहिका का रुधिर कूपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है तो फुफ्फुस सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं, जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। बच्चा एल्वियोलाई को फेफड़ों का ऑक्सीजन बैंक समझिए। एल्वियोलाई को फेफड़ों का वायु कोश को एल्वियोलाई को फेफड़ों का ऑक्सीजन बैंक समझिए, क्योंकि यहीं पर ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलती है। और जब कोई परीक्षा में टीचर कहे कॉपी जमा करो, तब जो सांस अचानक तेज हो जाती है, वह भी श्वसन का ही कमाल है।
श्वसन तो हर जगह खाते हैं हमारे। ये पढ़ना तो इम्पोर्टेंट है, इसलिए अंत तक पढ़िए। जैसे जंतुओं के शरीर का आकार बढ़ता है, अकेला विस्तरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए पर्याप्त है, उसकी दक्षता कम हो जाती है। फुफ्फुस की वायु में श्वसन वक्रण ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिसमें ऑक्सीजन की कमी है। मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। यह वर्णक लाल ध्रुवीय कोशिकाओं में अवस्थित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में जल में अधिक विलय है और इसलिए उसका परिवहन हमारे शरीर में विलय अवस्था में होता है। इसे देखते थोड़ा। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फेफड़ों का कैंसर दुनिया में मौत के सामान्य कारणों में से एक है। सांस लेने के ऊपरी हिस्से में छोटी छोटी बालों जैसी संरचनाएं होती हैं जिसे सीलिया कहते हैं। ये सीलियाँ सांस लेने वक्त अंदर ली जाने वाली वायु से रोगाणु, धूल, अन्य हानिकारक कणों को हटाने में मदद करती हैं। धूम्रपान करने से बालों जैसी संरचना नष्ट हो जाती है जिससे रोगाणु, धूल, धुआं और अन्य हानिकारक रसायन फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं जो संक्रमण, खांसी, यहाँ तक कि फेफड़ों के कैंसर का भी कारण बनते हैं। और ये हमारी कूपिकाएं, ये श्वसन श्वसनिकाएं हमारी है और अंत में ये कूपिकाएं हैं। यदि कूपिकाओं की सतह को फैला दिया जाए तो लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्र ढक लेती हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके अपने शरीर पर का सतही क्षेत्र पर कितना होगा? विचार कीजिए कि विनिमय के लिए विस्तृत सतह उपलब्ध होने पर गैसों का विनिमय कितना दक्ष हो जाता है। यदि हमारे शरीर में विस्तरण द्वारा ऑक्सीजन गति करती है तो हमारे फुफ्फुस से ऑक्सीजन के एक अणु को पैर के अंगुष्ठ तक पहुंचने में अनुमानतः 3 वर्ष का समय लगेगा। क्या आपको इससे प्रसन्नता नहीं हुई कि हमारे पास हीमोग्लोबिन है? अब हम आगे, तो आप देख रहे हैं किस तरह ऑक्सीजन पहुंचती है, किस तरह किस हर अंग का एक अपना कार्य है, एक सूक्ष्म वालों का भी अपना कार्य है। तो इसलिए ध्यान से पढ़िए। तो एक सवाल है, 100 मीटर तेज दौड़ लगाने के बाद पैरों में दर्द क्यों होने लगता है? दर्द क्यों होता बताया था हमने आपको। लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है क्योंकि उस ऑक्सीजन का अभाव होता है। क्यों? उस समय मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उसमें अवयवी श्वसन होने लगता है जिससे लैक्टिक अम्ल बनता है और हमें जोड़ों में दर्द होने लग जाता है। पीटी पीरियड में 2 चक्कर लगाते ही कुछ बच्चे ऐसे बैठ जाते हैं जैसे ओलंपिक जीत के आए हो। अब आप बताइए, यदि श्वसन रुक जाए तो शरीर में सबसे पहले क्या होगा? अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। तब तक के लिए हम पढ़ेंगे अगली क्लास में बहन, मानव में वहन किस प्रकार होता है, चित्रों के साथ हम अपने उसको समझेंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं।